आज के दिन हमने अपनी कौमी सलामती को यकीनी बनाया, अपने दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। शाहीन ने अगर बना कर दिया तो फकर करेगा वाइस कप्तानी। एक याद रखें कि पूरी कौम को मुसल्लह फौज के साथ खड़े होने की जरूरत है। दो डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो बहुत डिस्टर्ब है, एक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, एक डिस्ट्रिक्ट ईस्ट। आप जैसी गर्मी आई, आपने अपने आप को गंजा करवा लिया। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। सुबह खैर एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूं आपकी मेज़बान सहरिश जुहेब। नाज़रीन, आज 28 मई है, वो दिन जब पड़ोसी मुल्क अपनी एटमी ताकत के गुरूर में था, मगर पाकिस्तान ने पहला एटमी धमाका करके दुनिया के सामने नाकाबिले तस्खीर एटमी कुव्वत बनकर उभरा। आज ही के दिन पाकिस्तान को दुनिया की 7वीं और आलमी इस्लाम की पहली जौहरी कुव्वत का एजाज़ हासिल हुआ। आज मुल्क भर में इसी दिन को मनाने के लिए यौम तकबीर की तैयारियां भरपूर तरीके से हो रही हैं। तकरीबात का इनेकाद भी किया जाएगा और इस हवाले से प्रोग्राम में आगे चल के हम बात भी करते रहेंगे। हम शामिल करेंगे आज की बड़ी खबर। भारतीय पटाखे का धमाकेदार जवाब आज भी है दुनिया को याद, जब पाकिस्तान ने एटमी धमाका करके दिखाया, कौमी दिफा नाकाबिले तस्खीर कर दिखाया। वो दिन आज फिर है आया। कौम को एटमी ताकत बने 26 साल हो गए। पूरी कौम आज यौम तकबीर मना रही है। गर्मी ने लहजे में नरमी पैदा कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग के खात्मे के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत एक मेज़ पर मुश्तरका इक़दामात का फैसला। अलबत्ता बिजली की फराहमी चोरी के खात्मे से मशरूत है। कराची को महफूज बनाने का प्लान। सेफ सिटी मंसूबे के लिए 3 अरब रुपए से जायद की खतीर रकम का ऐलान। शहर भर में कैमरों की तनसीब से स्ट्रीट क्राइम के खात्मे में कितनी मदद मिलेगी, आज के प्रोग्राम में तफसीली बातचीत करेंगे। और माउंट एवरेस्ट को बगैर ऑक्सीजन सर करने का एजाज़। पाकिस्तानी कोपैमा दुनिया की बुलंद तरीन चोटी सर करके चोटी के कोपैमाओं में नाम दर्ज करा लिया। फ़ख्रे पाकिस्तान सरबाज खान आज होंगे दुनिया बोल है के मेहमान। ये वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर डिटेल में आज हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं मुल्क में नैब कवानीन में तरमीम कर दी गई है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के बजाय कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। नए कानून के मुताबिक ज़ेरे हिरासत मुलजिम के रिमांड की मुद्दत 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन और बदनीयती पर मबनी केसेस में सज़ा 5 साल से कम करके 2 साल कर दी गई है। दूसरी अहम खबर नवाज लीगी पार्टी क़यादत के हवाले से है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नवाज लीग की सदारत से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और अब पार्टी इलेक्शन के लिए इस वक्त कागजात नामजदगी वसूल किए जा रहे हैं। कल राना सनाउल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि पार्टी के तमाम रहनुमा इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि नवाज शरीफ को ही पार्टी क़यादत करनी चाहिए। अलबत्ता जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक शहबाज शरीफ ही सदर की जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। जबकि हमारे पास तीसरी बड़ी खबर जो है वो नवाज लीग केपी की हुकूमत, जो पीटीआई की हुकूमत है, उसका मिलकर काम करने के हवाले से कुछ इशारा नज़र आया है। दिलचस्प न्यूज़ ये है कि शदीद गर्मी के दौरान लोड शेडिंग के मसाइल ने वफाकी वज़ीर दाखिला और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को एक साथ बिठा दिया है। कल एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। वफाक और सूबे ने मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया है और ऐसा कई सालों के बाद देखने में आ रहा है। इन तमाम इशूज़ पर मज़ीद हम बात करते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं तज्ज़ियाकार शौकत पराचा साहब। अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा शौकत साहब, वालेकुम सलाम। अच्छा शौकत साहब, पहला जो सवाल मेरा आपसे है वो तो आज के ख़ास दिन के हवाले से। आज 28 मई है और आज के दिन हमने अपनी कौमी सलामती को यकीनी बनाया, अपने दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। इसकी कितनी अहमियत है, ये आज की नौजवान नस्ल को बताना कितना ज़रूरी है? यकीनन इसके 2-3 पहलू हैं। नंबर 1 के हमने अपने दिफा के लिए जो मिनिमम क्रेडिबल डिटेरेंस का एक पाकिस्तान का डॉक्ट्रिन था, उसके लिए आज का दिन एक बड़ा माइलस्टोन था। मिनिमम क्रेडिबल डिटेरेंस का मतलब है कि कम से कम इतनी सलाहियत हो न्यूक्लियर शोबे में कि पाकिस्तान अपना दिफा कर सके। अदरवाइज़ तो पाकिस्तान के एग्रेसिव डिज़ाइन नहीं है किसी के खिलाफ, यानी पाकिस्तान ने कभी ये अपना डॉक्ट्रिन रखा ही नहीं है कि
जाकर किसी और मुल्क को फतह करना है। इसके साथ साथ आज का दिन इसलिए भी अहमियत का हामिल है, दुनिया में आपके नादरीन जितने भी दुनिया में घूमते हैं, ख़ास तौर पर इस्लामी ममालिक में जाएं तो सिंगल मुस्लिम कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है और जिसका बरमला इजहार भी कर चुका है। तीसरी अहम बात यह है कि उस वक्त जब 28 मई आज ही के दिन 25-26 साल पहले ये तैयारियां की जा रही थी तो दुनिया ने पाकिस्तान को ये कोशिश की कि बाद रखा जाए। पाकिस्तान को लालच देने की कोशिश भी की गई। 5-6 अरब डॉलर देने की प्रेसिडेंट क्लिंटन की बात मियां नवाज शरीफ जो आजकल करते हैं वो वाकई उन दिनों में हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की जो टोटल लीडरशिप है जिसमें उस वक्त की तमाम लीडरशिप, पॉलिटिकल भी, मिलिट्री भी, इंटेलिजेंसिया भी, सब ने मिलकर ये इस अज़्म का इज़हार किया कि नहीं, हम पाकिस्तान को ये दिफाई सलाहियत से ज़रूर हम किनार करेंगे। कुर्बानियाँ दी हैं लीडरशिप ने। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को फांसी हो गई, उनके खिलाफ तहरीक चली, उनको जिस तरह से पीपल्स पार्टी को क्रश किया गया सब्सिक्वेंटली, उसकी बुनियाद तो सारी यही न्यूक्लियर प्रोग्राम था कि वो आगे लेके बढ़ रहे थे। मियां नवाज शरीफ भी इसी प्रोग्राम को कल्मिनेशन तक पहुंचाया उन्होंने, तो लिहाजा ये बड़ा तारीखी दिन है, नो डाउट पाकिस्तान की तारीख में। अच्छा, मैं चाहूँगी थोड़ा सा उनकी भी बात की जाए जो कि ज़ाहिर मंजर आम पर उस तरह तो नहीं थे, लेकिन वो भी कौमी हीरोज़ थे, उनका भी जिक्र होना चाहिए। सर फहरिस्त तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है, सबसे पहले हमारी फ़ौज, फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, फिर डॉक्टर समन मुबारकमंद, ये भी वो हीरोज़ हैं जिनकी काविश है, जिसकी बदौलत आज पाकिस्तान यहाँ पर खड़ा है। सर्टनली, मैं तो अभी आपसे कह रहा था कि टोटल लीडरशिप पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है या पाकिस्तान के ये नामवर इंजीनियर्स और साइंसदान हैं जिनका आपने जिक्र किया, इसमें देयर इज़ नो डाउट। और ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान से सोवियत विथड्रॉल के बाद और फिर सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन जिसमें रूस और बाकी 14 रियासतें बनी, उसके बाद पाकिस्तान पर न्यूक्लियर रिलेटेड सैंक्शन भी लगी। उसमें प्रेस्लर अमेंडमेंट थी, उसमें स्विमिंगटन अमेंडमेंट थी, 2 अमेंडमेंट्स पाकिस्तान के जो इमदादी प्रोग्राम था अमेरिका का लगी। इमदाद अमेरिका की बंद हो गई, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने अपनी हार्ड एंड जी यकीनन उस वक्त की क़यादत वो मुबारकबाद की है, क्रेडिट है। सही, बिल्कुल आपने वजह फरमाया। अच्छा शाकत साहब, अब आ जाते हैं नैब तरामीम पर। जो नैब तरामीम की गई हैं ऑर्डिनेंस के थ्रू की गई हैं, इस पर आपकी क्या राय है? ऑर्डिनेंस अगर पीटीआई जारी करे तो वो भी जो डेमोक्रेटिक स्पिरिट है उसके खिलाफ है, और अगर ये हुकूमत जारी करे तो ये भी उस डेमोक्रेटिक स्पिरिट के खिलाफ है। लिहाजा ये नहीं है कि आज की जो हुकूमत है कल वाली हुकूमत पर तनकीद किया करती थी, तो कल वाली हुकूमत है उस पर ये नाजायज़ था और आज नाजायज़ है। लिहाजा जो प्रिंसिपल है वो यार्ड स्टिक उसका एक की है। आप असेंबली अभी असेंबली थी वजूद में, 5 को फिर आ रही है, उसके साथ सेनेट भी अभी चलती रही, फिर सेनेट का इजलास आ रहा है, तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि इसको जस्टिफाई किसी ग्राउंड पे किया जा सकता है कि जी चूंकि असेंबली नहीं थी सेशन में, सेनेट नहीं थी सेशन में, इसलिए ये अमेंडमेंट लाना पड़ी ऑर्डिनेंस के ज़रिए। आप ज़रा वेट कर लेते, बाकायदा ऐवान मौजूद हैं, नई असेंबली बनी है और हुकूमत है, हुकूमती बेंचेज हैं, अपोजिशन है, अपोजिशन बेंचेज हैं, उसमें सैर हासिल गुफ्तगू हो जाती। अभी चंद दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ये ऑब्जर्वेशन आई। नहीं, वैसे बड़ा मैटर करती है टाइमिंग। इतनी उजरत का जो मुजाहरा किया गया उसकी वजह क्या हो सकती है? उसमें अभी जो मैंने ये देखा कल, उसमें मुझे तो कोई एक ऐसी भी चीज़ नज़र नहीं आई जिसकी कोई बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस हो। बस एक जो हमारा तरीक़ाकार है उसी तरीक़ाकार में ये चीज़ लेके आ गए, अदरवाइज तो वेट कर लिया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। सही। अच्छा, मैं की गई है बदनीयती पर मबनी केसेस पे जो 5 साल की सजा थी उसको कम करके 2 साल कर दिया गया है, ये ठीक किया गया है? मैं फिर कहूँगा कि जब आपकी पार्लियामेंट मौजूद है, पार्लियामेंट्री फोरम मौजूद हैं, उस पर बहस की जाए, बहस के बाद आप
देखें ना, अगर यही चीज़ ऐवान में आ जाती, फॉर एग्जांपल सेनेट में भी इस रूलिंग कोalition की मेजॉरिटी है और कौमी असेंबली में भी इस रूलिंग कोalition हुकूमत है, मेजॉरिटी है तो हुकूमत है, तो इसमें यही 5 साल को अगर 2 साल करना था या 2 साल को और कम करना था, इसमें तो बिल पास हो जाता। सदर अपने हैं, सदर नहीं है तो जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है जिन्होंने कल ऑर्डिनेंस जारी किया, इन्होंने ही उसको कंसेंट दे देनी थी, लेकिन बहस हो जाती पार्लियामान। बिल्कुल, बहस हो जाती तो ज्यादा बेहतर होता। जाहिर है अपोजिशन जमातों का रद्दअमल भी सामने उस तरह से अंदर पार्लियामेंट के नजर आ जाता। अच्छा, मैं चाहूंगी पराचा साहब थोड़ा सा जरा नून लीग की पार्टी सदारत पर थोड़ी बात की जाए। राना सनाउल्लाह ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें वाज़ेह तौर पर बताया कि सब मुत्तफिक हैं कि नवाज शरीफ को ही पार्टी की क़यादत करनी चाहिए। ये क्या कोई इतनी ज़रूरी बात थी कि इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती? ये बहुत ज़रूरी बात थी क्योंकि 8 फरवरी में अभी तक नून लीग इज लिकिंग देयर वुंड्स। पंजाब में जो उनको तवक्को थी उसके मुताबिक रिजल्ट नहीं आए। खुद राना सनाउल्लाह हों, इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान हों, मियाँ जावेद लतीफ़ हों, फैसलाबाद जंग नहीं पराचा साहब आप मेरी बात नहीं समझे। मेरे कहने का मकसद ये है कि जब एक बात फॉर श्योर हो ना, जब सभी मुत्तफिक हैं, सबको पता है इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है, फिर तो वो काम हो जाता है खामोशी के साथ, उसको बाकायदा वाज़ेह करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब वाज़ेह किया जाए तो फिर कोई इख्तलाफ भी पार्टी के अंदर हो सकता है। नहीं, वो मोर फ्रॉम, अभी आप इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे थे, ये जैसे पीटीआई के इलेक्शन वो उस तरीक़ाकार के मुताबिक नहीं हुए जो इलेक्शन कमीशन में लेट डाउन है और पार्टी के आइन में लेट डाउन है, तो फिर पार्टी पे बैन भी हो सकता है, इनका शेर का निशान भी जा सकता है। एक होती है पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट, पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था, एक है टेक्निकल रिक्वायरमेंट जिसकी वजह से पार्टी इलेक्शन ज़रूरी हैं। मियाँ साहब का इलेक्शन उन ले डाउन प्रोसेस के ज़रिए ज़रूरी है ताकि कल जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फोरम पर कोई और जाकर पिटीशन दे दे कि इनका इलेक्शन हुआ था, पार्टी इलेक्शन था, पार्टी आइन के मुताबिक नहीं था, पाकिस्तान के आइन में जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 का प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं किया गया या इलेक्शन एक्ट का तरीक़ाकार फॉलो नहीं किया गया, तो जो पाकिस्तान के आइनी और जो पाकिस्तान के कानून का तरीक़ाकार है उसके मुताबिक ये इलेक्शन होना, वो दिखाना ज़रूरी है कि इलेक्शन हुआ है। सही, तो यानी कि टेक्निकलिटीज़ भी हैं, इसके पीछे और वजूहात भी हैं जिसकी वजह से ये फैसला किया गया है और अभी कागजात नामजदगी की जो वसूली है उसका सिलसिला भी शुरू हो गया है। अच्छा, दूसरी जो अहम खबर है वो हमने देखा मोहसिन नकवी साहब और अली अमीन गंडापुर की जो मुलाकात हुई है, क्या हम इसको बर्फ़ पिघलती कहें, वो वर्किंग रिलेशनशिप जो कि सूबों और विफाक के दरमियान होना चाहिए वो बनता आप देख रहे हैं? अगर तो इमरान खान और मियाँ नवाज शरीफ का कोई वर्किंग रिलेशन बन जाए किसी लेवल पर, फिर तो मैं ज़रूर कहूँगा कि हाँ वर्किंग रिलेशन बन चुका है। लेकिन आजकल जो माहौल है और ख़ास तौर पर कल से जो सोशल मीडिया ट्रोल्स पे पीटीआई ने एक तूफ़ान मचाया हुआ है मशरकी पाकिस्तान के हवाले से, 1971 के हवाले से शेख मुजीबुर रहमान को हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है, तो इस तनाजुर में मैं तो 1% भी नहीं कहता कि कोई इस तरह का फैसले करने खान साहब ने, इमरान खान साहब ने, कि इस हुकूमत के साथ तामुन करना है या इस हुकूमत के खिलाफ हर कदम पर हमने अंगारे रखने हैं और कांटे बिछाने हैं। अली अमीन खान गंडापुर एक एग्जेक्टिव हेड हैं सूबे के, जो एग्जेक्टिव का काम है वो, चूंकि आपने देखा स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के इजलास में भी बैठे, अगर कोई और इंटरप्रोवेंशियल इजलास होंगे तो उनको वहां। मैं तो ये समझती हूँ कि जमहूरियत का ये हुस्न होता है, अब इलेक्शन तो हो गए, जो इलेक्ट हो गए हैं काम उन्हीं को करना है, मिलकर किया जाए ज़्यादा बेहतर है। बहुत शुक्रिया आपका, आप मेरे साथ मौजूद रहे और आपने वक्त निकाल प्रोग्राम के लिए। तो देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है, ये सिलसिला किस तरह आगे बढ़ता है और ये वर्किंग रिलेशनशिप जो कोऑर्डिनेशन है ये क्या हमें आगे भी नज़र आएगी या नहीं, ये वक्त बताएगा। अब हम कुछ बात करते हैं सियासी खेल से निकलकर क्रिकेट के खेल की, क्योंकि आज पाकिस्तान और इंग्लैंड का तीसरा T20 मैच होना है। आज भी बारिश का इम्कान है, लेकिन बड़ी खबर ये है
कि पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे T20 में 23 रन से कामयाबी हासिल करने के बाद इंग्लिश कैप्टन जो हैं बटलर वो छुट्टी लेकर घर रवाना हो गए हैं। बटलर की जगह मोइन अली इंग्लिश टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी निभाएंगे। मामला ये है कि इंग्लिश कैप्टन और अहलिया के यहाँ तीसरे बच्चे की विलादत मुतवक्के है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के खिलाफ मंगल को होने वाले तीसरे मैच के लिए टीम को दस्तयाब नहीं होंगे। तो आज अब ये तीसरा T20 खेला जाना है। साजिद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब। वालेकुम सलाम शहरीज, आपके तमाम बोर्ड न्यूज देखने वालों को गुड मॉर्निंग। और आपको यकीनी तौर पर जो आपने गुड न्यूज सुनाई है, बटलर जो मैन ऑफ द मैच थे, कप्तान इनिंग खेली थी, जिसने पाकिस्तान की झज्जियाँ उड़ा दी थी, उन्होंने अपनी छुट्टी ले ली अपनी निजी मसरूफ के हवाले से। तो मैं भी ये समझता हूँ पाकिस्तान के मौजूदा कप्तान बाबर को भी रेस्ट करके शाहिनशाह अफरीदी को कप्तानी की जिम्मेदारी दे दें और पाकिस्तान क्रिकेट एक फाइटिंग स्पीड के साथ जाए। और जिस तरह की हमें कमी नजर आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में फाइटिंग स्पिन की हवाले से, तो हमने बैकअप तैयार नहीं किया, कप्तान हमने अनाउंस कर रहे, क्या ऐसी वजूहत हो गई? हम दुनिया ने सारी टीमों ने वाइस कप्तान अनाउंस कर दिया। मोइन अली अगर आज कप्तानी कर रहे हैं तो हमें भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप में, क्या बाबर के खुदा ना खासा अल्लाह ना करे कुछ हो जाएगा तो कौन करेगा वाइस कप्तानी? तो शाहीन ने अगर मना कर दिया तो फकर करेगा वाइस कप्तानी। तो ये तमाम चीजें, मगर अच्छी ये है 75% बारिश की पेशेंगोई। सबसे पहले तो मुझे साजिद साहब ये बता दीजिए कि तब्दीलियां क्या मुतवक्के हैं? दो चेंजिंग जो मेरे अपने जराए बताते हैं, दो चेंजिंग पाकिस्तान में लाडले शाह शादाब की जगह अबरार को डाला जा रहा है, और मेरा ख्याल में आजम खान की जगह जो बहुत ज़्यादा एक चीज़ में आज शहरी साहब के इस प्रोग्राम के पाकिस्तान के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने बहुत बड़ी ज्यादती की। पर्सनली नहीं होना चाहिए, आजम भी मोइन खान का बेटा है और मोइन ने बड़ी सपोर्ट की है शाहिद को। शाहिद का कैरियर जब शुरू हुआ तो मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, वसीम अकर और मोइन खान ने बहुत सपोर्ट की और मोइन ने बहुत ज़्यादा शाहिद को सपोर्ट की। जिस तरह कल शाहिद आफरीदी ने एक डिफरेंट चैनल पर बात की, मैं आजम को करी, इस तरह की बातें जेब नहीं देती। वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो, वर्ल्ड का कप्तान हो और ऐसे क्रिकेटर के बेटे के लिए कह रहा हूं जिसने पाकिस्तान की पावर रेटिंग में, ठीक है बॉल और बैट के दरमियान कौन रन बना रहा है? चचा इफ्तिखार बना रहे हैं क्या? आपके बहुत से प्लेयर ऐसे जो रन ही बना रहे, टीम के साथ साइयों रन बना रहे, मगर फसलन नहीं होना चाहिए। तो ये शहरी जो फसल हो गई लोगों की लड़ाइयाँ, तो इस तरह ये चीजें नहीं हो, टीम को सपोर्ट करने की जरूरत है। हमारी टीम बहुत अच्छा है। अगर आज मैच हो गया, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो ये जो जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं ना साजिद साहब, ये दोस्तियाँ और फेवरेटिज्म और ये पॉलिटिक्स, अब इसी सिलसिले में ये बार बार कहा जा रहा है कि क्या वजह है कि शादाब को बार बार मौका दिया जा रहा है। देख भी रहे हैं कि परफॉर्म नहीं कर पा रहा, लेकिन अल्लाह जाने क्या मजबूरी है कि उसको मौका दिया जा रहा है। इसी तरह साइम अयूब के बारे में भी कहा जा रहा है कि प्रेशर अब बहुत बिल्ड होता जा रहा है उनके ऊपर, वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे, उनको भी चेंज नहीं किया जा रहा। पता नहीं इसके पीछे क्या वजह है, आप क्या कहते हैं? देखिए उसकी वजह सिर्फ बाबर आजम है। बाबर आजम ने अपने ग्रुप स्ट्रॉन्ग कर लिया और शादाब को एशिया कप, वर्ल्ड कप, श्रीलंका और न्यूजीलैंड और आइलैंड की टीम में बहुत मौके दिए। और आज शादाब बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, फील्डर बहुत अच्छे, बॉलर वो शो हो गए और वो 4 ओवर उनको कराए जा रहे हैं। 4 ओवर का मकसद ये है, अगर आपसे बॉलिंग नहीं हो रही तो आप उसको चेंज कर देना। फिर देखो दाना कहा से 4 ओवर क्या करा रहे हैं, उसको ये सेट करना चाह रहे हैं, उसकी बॉल पिच पे गिर रही है नहीं गिर रही है, कब तक ये चीजें चलती रहेंगी। मगर आखिरकार पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट जो वहां पर मौजूद है, हेड कोच की बात करूं, मौजूदा जो कोच है ना, असिस्टेंट कोच जो यकीनी तौर पर इस्लामाबाद के जो कोच है अजहर महमूद, जो यकीनी तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग जो चैंपियन हुई, सलावत वो शादाब को और आजम को ड्रॉप करने का सोच नहीं सकते। मगर आजम मेरे शागिर्द का बेटा मोइन खान का, आजम को खिलाना चाहिए, आजम पावर हिटर है। मगर बात किया हो रही है शादाब डिजर्व नहीं करते, अबरार डिजर्व करते हैं, अबरार को खिलाना चाहिए। मगर आप आज मेरे अपने जराए बताते हो सकता है नसीम शाह कमबैक करें, नसीम शाह को बिठाने का फायदा नहीं है। नसीम को आप मैच नहीं खिलाएंगे तो ज्यादती करेंगे, नसीम की मैच प्रैक्टिस नहीं है। वैसे साइम की जगह पे उस्मान खान को मौका दिया जाए, बिल्कुल देना चाहिए। उस्मान को अब चेक नहीं करेंगे तो साइम का कॉन्फिडेंस शेक हो जाएगा। खुदा ना खासा अल्लाह ना करे अगर आज खिलाते वो प्ले नहीं करेगा तो बल्ला भी नहीं उठेगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, सबसे ज्यादा साइम अयूब को मौके दिए गए, उसने प्ले नहीं किया। अगर रेस्ट करा के उसको खिला देने उस्मान खान को, तो क्योंकि रॉकेट साइंस नहीं, उस्मान खान प्ले कर सकता है, अच्छी कारकर्दगी दिखा सकता है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बुरी क्रिकेट नहीं खेली है, अच्छी क्रिकेट खेली है। बॉलिंग ने कम बैक किया है, शाहिद बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, हारिस ने अच्छी, अम्माद वसीम ने अच्छी बॉलिंग की है। अच्छा साजिद साहब, आपको पता है कि कार्डिफ की जो पिच है उसके हवाले से कहा जा रहा है कि ये बड़ी खौफनाक है, पाकिस्तान इससे पहले यहाँ पर 3 मैचेस हारा भी है,
तो ये किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं है। कुछ एनालिस्ट इसको ऐसे भी कह रहे हैं। आप क्या कहते हैं कंडीशंस और पिच के हवाले से? देखें, ये बैकफायर हो जाएगा, रिवर्स स्विंग हो गई, इंग्लैंड यह मैच हार जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस तरह मैं अपने जिस तरह पैकेट की, अगर बारिश अगर आड़े हाथ हो ना, अगर मैच हो गया, रिवर्स स्विंग हो रही है, ब्रेक भी होता है, पाकिस्तान इंग्लैंड को ये मैच हरा देगा कि उनका कप्तान नहीं है। मोइन अली अगर कप्तानी कर रहे हैं अंडर प्रेशर, मोइन ने ठीक है पाकिस्तान की होम सीरीज में आके 7-0 से सीरीज जीत के चले गए। होम प्रेशर इंग्लैंड पे चले गए, होम एडवांटेज पाकिस्तान ले सकता है। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर आउटस्टैंडिंग है, पाकिस्तान को यह मैच जीतना चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए। और पाकिस्तान की टीम की 2-3 घंटे मीटिंग हुई है, जो कल नेट प्रैक्टिस हुआ है, तो मैं समझता हूँ बहुत कॉन्फिडेंस रहा है। और हेड कोच के ऊपर बहुत ज्यादा प्ले हो गया है, उनको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ी है। हेड कोच को जो जिम्मेदारी दी है, कॉन्टेक्ट दिए, क्या वो पाकिस्तान के बॉलरों के साथ सीखे, शाइन के उन्होंने काम किया, शाइन को कॉन्फिडेंस दिया है। मगर मैं ये समझता हूँ फकर बाबर की बात करूँ, रिजवान की बात करूँ, और बहुत से ऐसे हैं खिलाड़ी जिसमें आजम खान है, इनको प्ले करना पड़ेगा, रन बढ़ाने पड़ेंगे। 230 रन की पिच नजर आ रही है अगर मैच पूरा हो गया। कुछ ये कहते हैं बारिश 70% है, अगर बारिश आड़े हाथों नहीं आई तो ये मैच पूरा हुआ तो मैं 100% कह सकता हूँ। आपके ख्याल में टारगेट क्या सेट करना चाहिए? अगर पहले पाकिस्तान टॉस जीतता, पहले बॉलिंग करना चाहिए पाकिस्तान को, यहाँ इंग्लैंड को आउट करना चाहिए। पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है, बॉलिंग मैच जिताती है। पाकिस्तान की सेकंड बैटिंग में रन जेंस करने में अच्छी है, जिस तरह आयरलैंड के खिलाफ अच्छे 17 ओवर में 180-190 रन बनाए। मगर ये पाकिस्तान के लिए बहुत लबिया फिक्रिया नहीं है, ये गुड साइन है। उनका कप्तान चले गया और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को उसने 85 रन बनाए थे, ऑस्ट्रेलिया इनिंग खेली थी। और बाबर को, फकर को मैं समझता हूँ बड़ी लंबी इनिंग खेलेगी। और रिजवान पे डी हो गया, रिजवान पे टीम डिपेंड करती है। पहले मैच में आउट हो गए, जब भी आपने देखा आयरलैंड में 0 पर रन आउट हो गए थे। दूसरे मैच में रिजवान ने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली थी, 2 मैन ऑफ द मैच हो गए थे। तो ये समझ तो रिजवान मैन ऑफ द कराची बन के सामने आएंगे। और मैं ये प्लेटफॉर्म देता हूँ, जरूर बोलूंगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट करें। ठीक है, दोस्तियां उसने खत्म कर दे। अच्छा, वैसे बाबर के हवाले से कहा जाता है कि उनको स्पिनर्स को खेलना नहीं आता, वो जब आउट होते हैं स्पिनर की बॉल पे आउट होते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं साजिद साहब? देखिए, शहरी ऐसे क्रिकेटर, ऐसे कोच, टॉप एनालिस्ट में बात करता हूँ। अगर इतना को लोग ये बात गलत कह रहे हैं, बाबर नहीं करता, 4000 रन नहीं बनाता, 20,000 रन नहीं, और 20 सेंचुरी बनाता, 13,000 रन उसने बनाया टोटल। कोई भी खिलाड़ी कंप्लीट प्ले नहीं होता, डे बाई डे सीखते रहता है। कहीं ना कहीं एक दफा बैकफुट पे मारने, जो अर्ली बॉल को पिक करते हैं, जो मिड विकेट पे मारने जाते हैं, वो आउट हो जाते हैं, कि वो बॉल पिक करने में थोड़ा सा बॉल नीचे रह जाता है। मगर ऐसा नहीं है, कोई गलत बयानी से बात देखकर हक और सच की बात करूंगा। मगर बाबर जो आप भी कराची से है, और ऐसी कोई बात नहीं है, स्पिनर पे आउट जरूर हुए, मगर स्पिनर से डरते नहीं है, स्पिनर के खिलाफ ज्यादा अच्छा खेलते हैं, और उनके शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छे हैं। और दूसरी चीज, पाकिस्तान की जो बैट्समैन है ना, वो थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं शॉट सिलेक्शन के हवाले से, थोड़ा सा वेट करें और जाहिर है हिकमत अमली के साथ और सोच समझ कर शॉट्स खेलने चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका साजिद साहब, हमारी बेस्ट विशेस है टीम के साथ। होप मैच अच्छा खेलेंगे, परफॉर्म करके दिखाएंगे। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन। बात करते हैं पाकिस्तानियों की जिन्होंने दुनिया भर में कोपेमाई में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। पाकिस्तानी कोपेमा जिनकी मैं आपसे मुलाकात करवाने जा रही हूँ, उनका नाम है सरबाज खान, जिन्होंने बगैर ऑक्सीजन सप्लाई के दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट सर करके पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। सरबाज खान इस वक्त हमें ज्वाइन भी कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सरबाज, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और बहुत बहुत मुबारकबाद। माशाल्लाह, कैसा महसूस हो रहा है? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये मेरा मिशन समिट 14 का सबसे बुलंद और सबसे मुश्किल पहाड़, जो कि विदाउट ऑक्सीजन कंसीडर किया जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो समिट करके ठठमंडू पहुंचा हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज ए पाकिस्तानी अपना पाकिस्तान का परचम लहरा के मेरे खुशी की इंतहा नहीं है। अच्छा, वैसे सरबाज मुझे ये बताइएगा कि आपके ख्याल में वैसे तो ये बड़ा रिस्की शौक है, क्योंकि मैंने सुना है बहुत सारे माउंटेनियर्स जो बात करते हैं तो बताते हैं कि समटाइम कुछ ऐसे हादसा पेश आ जाते हैं, या फिर ऊपर जाके मौसम ज़ाहिर ठीक नहीं होता, उससे बहुत प्रॉब्लम होती है, ख्यालात उल्टे सीधे आने लगते हैं। तो जब आपने ये सफ़र तय किया
कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया या कोई ऐसी बात जो कि आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 8000 मीटर पीक्स पे अक्सर ऐसे वाक़यात होते रहते हैं जो कि हमारे सामने भी काफ़ी हुई है। और कुछ वाक़यात तो हम क्योंकि मैं फैमिली वाला हूँ तो मैं कुछ चीज़ों को फिर हमें बताना भी नहीं होता है कि हमारे साथ ये हुआ वो हुआ। लेकिन जब मैंने इसी साल मैंने पहली अटेम्प्ट की थी 12 मई को, और नियर द समिट हमें बताया गया था कि मौसम साफ है, लेकिन जब मैं अपनी टीम के साथ बिल्कुल समिट के करीब तकरीबन 300-400 मीटर रह गया था, जिसको हम बैल्कोनी कहते हैं, वहाँ तक मैं पहुँचा तो मौसम इतना ख़राब हुआ और हवाएं इतनी तेज़ चली कि मेरी बस हुई। बाकी कुछ लोग हमारे साथ थे विद ऑक्सीजन, तो उनको इतना मसला नहीं था क्योंकि उनको ऑक्सीजन उनके पास सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन थी, बोतल्स थे। तो मैं बगैर ऑक्सीजन था तो मुझे वापस तो वैसे आपने ये बहुत रिस्क नहीं लिया आपने कि आप बगैर ऑक्सीजन के थे? क्योंकि जब मैंने ये मिशन स्टार्ट किया था तो मैंने यही किया था कि मिशन समिट 14 विदाउट सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन। तो मैं पहले भी कर चुका हूँ। मैं वाहिद पाकिस्तानी हूँ जिसने एवरेस्ट को 2 दफा किया। 2021 में मैंने यही इसी बालकोनी के बाद मैंने एक ऑक्सीजन सिलेंडर खा के किया था, लेकिन अभी मैंने बगैर ऑक्सीजन के और मैं बोतल भी लेके नहीं गया था। तो है, रिस्क तो है, लेकिन अल्पाइनिज्म अगर आप इसको पढ़े या इसको आप मुताला करें तो अल्पाइनिज्म बगैर ऑक्सीजन, बगैर सपोर्ट ऑफ शेरपास, तो इसको कहा जाता है। लेकिन हर एक का एक बॉडी और या आपका जिस्म का एक सकत होती है, उस हिसाब से आपने क्लाइम करना होता है। मैं ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा मिशन है। चलें जी, जबरदस्त। अल्लाह ने आपको कामयाब भी किया। मुझे ये बताइए कि स्पॉन्सर्स की कोई प्रॉब्लम आपको हुई है? किसने आपको यहाँ तक पहुँचने में सपोर्ट किया या फिर आपने अपनी मदद खुद की? कुछ बताइए, आप बीती। स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था नंगा पर्वत से, क्योंकि पहली ऑटोमेशन थी दुनिया की, उसमें मैं उस टीम का हिस्सा था। मरहूम अली भाई जो कि पाकिस्तान का एक फ़कर, जो कि K2 विंटर में उसकी डेथ हुई, उसके साथ मैंने क्लाइम किया था नंगा पर्वत फर्स्ट ऑटोमेशन। उसके बाद मैंने अनाउंस किया था, लेकिन उसके 5 पीक्स मैंने अपने मदद आपके तहत किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे पास स्पॉन्सर्स है, पाकिस्तान सरीना होटल्स है और मल्टी नेट जो कि पाकिस्तान में फाइबर नेट का एक बड़ा चेन है, वो है। और मुझे इस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने बड़ा सपोर्ट किया है। इस वक्त मेरे पास है मल्टी नेट, सरीना होटल, कैलब्रॉन इंटरनेशनल और सीडर कॉलेज के नाम से कराची में एक बड़ा ज़बरदस्त बिल्कुल सीडर कॉलेज है। तो उनकी तरफ से मुझे स्पॉन्सर्स थे इस। तो वैसे आपके ख्याल में माउंटेनियर्स के लिए हुकूमती सरपरस्ती किस किस्म की होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है ये भी एक फील्ड है और जो लोग शौक रखते हैं, पहाड़ों से मोहब्बत करते हैं, वो ज़ाहिर उनमें पैशन होता है, वो तो नहीं रुकेंगे। लेकिन अगर सरपरस्ती मिल जाए तो और अच्छे से काम होगा। बिल्कुल, जिस तरह हमें यहाँ ज़रूरत है नेपाल जैसा मॉडल हमें अपनाने की, क्योंकि हमारे पास 8000 के 5 पीक्स है और 6 और 7000 के दुनिया में कहीं पे भी इतना पीक्स नहीं है जो कि हमारे पास है। हमारे वहाँ पे बेसिक लेवल पे काम करने की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस और इवन इंश्योरेंसेस नहीं है। हमारे जो काम कर रहे हैं इस फील्ड में, उनको सही मयार की वो नहीं मिल रहा है। तो हमें चाहिए कि हमें पहले स्कूल्स और ऐसे जो इदारे बनाए जाए जो कि हमारे लोगों के ऊपर काम करे। अभी फॉर एग्जांपल अभी जो पाकिस्तान में जो क्लाइंबिंग होती है, जून जुलाई हमारा पीक सीजन है, वहाँ पे नेपाली आ रहे हैं। नेपाली आके 80% नेपाली काम करते हैं वहाँ पे, जो कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास वो काबिलियत नहीं है। हमारे पास वो स्टेमिना है, लेकिन उस स्टेमिना को आपने टेक्निकल प्रेफरेंस नहीं है। जब हम उसको तरजीही बुनियादों पर करेंगे तो फिर ही पॉसिबल होगा। बिल्कुल। अच्छा सरबाज, अब आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? अब क्या करने जा रहे हैं आप? मेरा लास्ट पीक रहती है क्योंकि मैं ऑलरेडी 13 पीक्स कर चुका हूँ
और 11 में विदाउट कर चुका हूँ। तो एक शीशा पामा लास्ट ईयर हम तिब्बत में गए, तिब्बत में हमारा लास्ट पीक था, मेरा लास्ट पीक 14 पीक, तो वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ और हमने क्विट करके आए हैं। उसके लिए मैं नेक्स्ट ईयर जाऊँगा। इस साल मैं पाकिस्तान में एक टीम, फीमेल टीम पहली दफ़ा K2 पे 70 साल तकरीबात है, K2 1954 में पहली दफ़ा सबमिट हुई है, तो उसको मैं इंशाल्लाह लीड करने जा रहा हूँ। 6 हमारे पाकिस्तानी ख़वातीन हैं, उनको लीड करने जा रहा हूँ। तो हमारे एक्सपीडिशन इंशाल्लाह सून मेरे ख्याल में 20 के बाद 20 जून में हम रवाना होंगे K2 बेस कैंप की तरफ, और हम फिर मुहिम जोई करेंगे K2 पे इंशाल्लाह। अच्छा, मैं चाहूँगी सरबाज कोई मैसेज जो कि आप उन लोगों के लिए जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं, शौक़ रखते हैं, किस चीज़ का उन्हें ख्याल रखना है, कोई की बताएंगे आप सक्सेस की, कि जब आप माशाल्लाह बग़ैर ऑक्सीजन के यहाँ तक आए हैं, तो वैसा कौन सा गुर है जो आपके पास है? एक तो ये गुर है कि मेरे पैदा ही उन पहाड़ों में पैदा हुआ हूँ, हुंजालियाबाद में, तो एक प्लस पॉइंट मेरे लिए ये है। बाकी जो भी अभी अल्हम्दुलिल्लाह डाउन से भी बड़ा लोग इंटरेस्टेड, लाइक नाइला है और अनम है और इस तरह के असद मेमन है, इस तरह के लोग बहुत आ रहे हैं इस फील्ड में, तो ये हमारे लिए भी एक अच्छा साइन है कि डाउन से भी लोग आ रहे हैं। पहले तो सिर्फ गिलगित बल्चिस्तान के लोग ही क्लाइम करते थे, बहुत कम, 1-2 जो जब हमारा कर्नल भट्टी साहब जिसने एफएस सबमिट की पहली दफ़ा, तो इस तरह के लोग थे, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं डाउन से भी। तो मेरा यही है कि मेरा गुजारिश यही है कि एज ए टेक्निकल जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, इस फील्ड में बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है, तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग बेसिक एडवांस ये ट्रेनिंग सीख के आएँ। ऐसे ही मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा लोग अप्रोच कर रहे हैं हमें भी कि मैंने K2 क्लाइम करना, ये करना, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है, तो आप लोगों को चाहिए कि आप प्रॉपरली आप ट्रेन होके इस फील्ड की तरफ आ जाएं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। सही, बहुत पोटेंशियल है। सरबाज, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड बेस्ट ऑफ लक। आप वैसे ही कामयाब होते रहें, बुलाते रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान को दुनिया की 7वीं और आलम इस्लाम की वाहिद एटमी क़ुव्वत बने 26 बरस हो गए हैं। भारत के एटमी धमाकों के जवाब में 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने यके बाद दीगरे 6 एटमी धमाके करके जौहरी क़ुव्वत होने का ऐलान किया। आज उसी अजीम कामयाबी की याद में यौम तकबीर मनाया जा रहा है। यौम तकबीर के मौके पर मुल्क भर में दिन का आगाज़ मसाजिद में कुरान ख्वानी से पाकिस्तान की सलामती की दुआओं के साथ हुआ। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त में ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। ब्रिगेडियर साहब, आज का दिन बड़ा ख़ास दिन है। हमने अपनी कौमी सलामती को यकीनी बनाया, अपने दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया, और ज़ाहिर है आज हम अपनी इस कामयाबी का दिन भी मना रहे हैं कि अब हमें कोई दुश्मन ब्लैकमेल नहीं कर सकता, कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। मैं चाहूँगी थोड़ी सी लबकुशाई आप भी कीजिए इस दिन की अहमियत पर। देखें, आज का दिन पाकिस्तान की पूरी कौम के लिए एक बहुत ही अहम दिन है, इसलिए कि पाकिस्तान आज के दिन न्यूक्लियर पावर बना, डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर बना, और उसमें हमारे साइंटिस्ट जो कदीर खान थे और बाकी साइंटिस्ट, हुकूमत पाकिस्तान, मुसल्लह अफवाज, सबकी काविशों का नतीजा है, और जिसकी वजह से आज पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है, और इसमें दुश्मन हमारी तरफ मैंने देखने की जरूरत नहीं कर सकता। वजह यह कि पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, वाहिद इस्लामिक मुल्क है जो न्यूक्लियर पावर भी है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास फर्स्ट स्ट्राइक, सेकंड स्ट्राइक, थर्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। मीनिंग अगर दुश्मन खुदा ना खासा में सरप्राइज कर न्यूक्लियर पावर से, तो हम बहरी रास्ते, समुंदर से, हवा से, ग्राउंड से, तीनों से हम अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी से दुश्मन के एक एक इंच का निशाना बना सकते हैं। और उसके बाद जो हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो दुनिया में बहुत ही जो है मॉडर्न किस्म की है, अमेरिकन इसको एक्सेप्ट करते हैं। नंबर 3, हमारा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टेड और दुनिया इसको सराहती है। आपके मुकाबले में आपने इंडिया में देखा कि वहाँ पर एनरिच्ड यूरेनियम कितनी दफ़ा लीकेज हुई है, चोरी होता हुआ पकड़ा गया है। जिस वीक से उनकी कितनी वीक सिक्योरिटी है, कमांड कंट्रोल का वीक है, और वो
किसी वक्त खुदा न खासा उनके मुल्क में कोई हादसा हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान में अमेरिकन ने, यूरोपियन स्पेशली चेक किया कि पाकिस्तान कमांड कंट्रोल बहुत ही मजबूत हाथों में है और सेफ है और दुनिया की कोई मैली नजर पाकिस्तान की तरफ नहीं आ। बिल्कुल। अच्छा, मैं चाहूँगी थोड़ा सा ब्रिगेडियर साहब, जो हमारी आजकल की यंग जनरेशन है उसको इस चीज़ को समझाना या इस इम्पोर्टेंस का इदराक उनको भी होना कितना ज़रूरी है। ज़ाहिर है अगर हमें अपनी तारीख़ का इल्म नहीं होगा या फिर हमें अपनी, ज़ाहिर है जो हमारी इस वक्त पोजीशन है उसका इल्म नहीं होगा तो नहीं, मेरा नहीं ख्याल की बात ठीक है। जो कुर्बानियाँ दी गई हैं उनकी एक्नॉलेजमेंट आगे आने वाली नस्लों को भी होनी चाहिए। देखें, एक याद रखें कि पूरी कौम को मुसल्लह फौज के साथ खड़े होने की ज़रूरत है, इसलिए कि यू फाइट एज अ नेशन। मुसल्लह फौज अवाम की ताकत के बगैर कुछ नहीं कर सकती। यही अल्फाज बार बार चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने हर अपनी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में अपने एड्रेस में बात की है कि ताकत का सिलसिला अवाम है और पाकिस्तान की फौज, मुसल्लह फौज अपनी अवाम से बहुत मोहब्बत करती है। इसलिए ये आज के दिन हमें तजदीद करना चाहिए कि हम एज ए कौम खड़े होंगे अंदरूनी दुश्मन के खिलाफ और बैरूनी दुश्मन के खिलाफ। ये बहुत अहम है। अब याद रखें, जिस दिन आपकी मुसल्लह फौज खुदा न खासा अल्लाह न करे कमज़ोर हुई, हमारा दुश्मन जो इंडिया है 1 मिनट भी नहीं लगाएगा पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। ये हमारी मुसल्लह फौज और उनके पीछे कौम खड़ी है, जिसकी वजह से इंडिया को, हमारे दुश्मन को, नरेंद्र मोदी को जरूरत नहीं होती है कि वो पाकिस्तान के मैरी नजर से देखिए। अगर आपने याद हो, अगर 27 फरवरी को जब इंडिया ने एक बालाकोट पे जाके आपके सामने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया था तो किस तरीके से उनको मुंह की कहानी पड़ी थी। जब उनके 2 जहाज गिरा लिए, उनके पायलट को पकड़ लिया और उसके बाद फंटास्टिक सी पिला के उसको वापस भी कर दिया। उसके बाद की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान एयर स्पेस को वायलेट करें। तो ये हमारी कौम को समझना चाहिए, हमारे शहीदों को, हमारे गाजियों को याद रखें, उनकी कारनामे जो कुर्बानी है उनको कभी भूलना नहीं चाहिए। इससे कौम को तकबीयत मिलती। बिल्कुल। अच्छा, मैं चाहूँगी थोड़ा सा ब्रिगेडियर साहब, उनकी हम इस कामयाबी की याद को मना रहे हैं, थोड़ा सा जब ये माहौल था 1998 में जब हमें इतनी बड़ी कामयाबी हासिल हुई, क्योंकि बलूचिस्तान में चागी में पहाड़ों में जाकर इस तजर्बे को किया गया और उस वक्त मैं चाहूँगी जो एक माहौल था, जो एक फील थी, तो उनके आपने तो ज़ाहिर है वो देखा भी होगा, मुझसे बेहतर देखा समझा होगा, थोड़ा सा बताएंगे क्या सिचुएशन थी उस वक्त? देखें, इतना बड़ा दिन था, इतनी कौम का जज्बा और वलवला था। जिस वक्त वो 6, 5, 4, 3, 2, 1 कहा और जिस तरीके से नारे तकबीर की आवाज़ बुलंद की गई, यकीन करें कि पूरी कौम उस वक्त जो थी वो खड़ी हो गई और उस वक्त बहुत जज्बा था कि पाकिस्तान ने अपने आप को नाकाबिल तस्वीर बना लिया। अब हमारी तरफ दुनिया की कोई ताकत मैली नजर से नहीं दे सकती और यही वजह है कि हमें आप जब दूसरे ममालिक इकोनॉमिक तरक्की नहीं करने देते, क्योंकि आप एक इस्लामिक मुल्क हैं, आप वाहिद न्यूक्लियर पावर हैं, आपकी जियोस्टेटिक लोकेशन बहुत अच्छी है, आपकी लड़ाका फौज है। अगर आप इकोनॉमिक तरक्की करेंगे तो अपने फैसले अपने मुल्क की मफादात में करेंगे। ये वो आपको नहीं करने देना चाहते और इसीलिए पाकिस्तान में जो ये अफगानिस्तान में वेपन छोड़ के गए, तमाम दहशत तंजीमों के हाथ में वेपन एमिशन लग गया। अब वो इंडिया रॉ पाकिस्तान में दहशत गर्दी कर रहे हैं, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, बलूचिस्तान को में रोजाना धमाके होते हैं। द रीजन इज कि किसी तरीके से पाकिस्तान सीपैक ना बनाए और सीपैक नहीं बनेगा तो हम वो इकोनॉमिक तरक्की नहीं कर सकते जो पाकिस्तानी कौम ख्वाब देख रही है। सही। इसलिए हमें एज ए मुल्क, एज ए कौम यूनाइटेड होके एक अहद आज करना चाहिए कि हमने सीपैक बनाना है, मुल्क इकोनॉमिक तरक्की करनी है और पाकिस्तान और कॉमेडी नेशन में एक बहुत अच्छे मुकाम पे लेके जाना इंशाल्लाह। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, चूंकि हम पाकिस्तान की तरक्की की बात कर रहे हैं तो यमन ओमान की सूरत हाल के साथ काफ़ी जुड़ी हुई है पाकिस्तान की तरक्की, तो मैं चूंकि आप सिंध में वज़ीर दाखिला भी रहे हैं तो थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप कमेंट कीजिएगा। कराची में अमन ओमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए आपका किरदार भी रहा है और अब जो हालिया एक फ़ैसला हुआ है कि शहर में ये जो चोरियाँ चकारियाँ हैं इनको कम करने के लिए, इनको ख़त्म करने के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट जिसपे कैमरे नस्ब करने के हवाले से एक डिसीजन लिया गया है, फंड्स भी अब आएंगे, कैमरे नस्ब किए जाएंगे, कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को? देखें, ये एज ए वज़ीर दाखिला मुझे सबसे पहला
आर्मी ने और उसके बाद हुकूमत सिंध ने यही टास्क किया था कि हमने सेफ सिटी प्रोजेक्ट को लेके आगे चले। और यकीन करे 6 महीने की काविशों से जब हमारा दौर ख़त्म हो रहा था 15 दिन पहले ये मंसूबे को हमने अप्रूव किया और उसके 3 फेज़ बनाए। फेज़ 1 में तकरीबन 2000 कैमरे लगेंगे और उसके साथ जो पुराने कैमरे लगे हुए हैं कराची के अंदर, सिंध के अंदर, वो भी हम जो हमारा CPO सेंट्रल पुलिस ऑफिस में कंट्रोल एक्टर वहाँ डबटेल हो जाएंगे और उसको इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट फेज में बिल्डिंग भी बन जाएगी। सही। और ये सारा मनसूबा 2 से 2.5 साल में कंप्लीट होगा। कराची में एक जगह हमारे कवर में होगा, जहाँ से स्ट्रीट क्राइम होगा, जहाँ से कोई क्रिमिनल निकलेगा और जहाँ जाके छुपेगा, तमाम चीज़ों से कर लिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी, हम अपने आप को भी जैसे निगरान द्वारा हुकूमत को हमने वो किया और अब इंशाल्लाह वो पैसे भी रिलीज हो गए हैं और आई एम श्योर के 2-3 हफ्ते में इसका काम स्टार्ट हो जाए इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस साहब हमारे साथ मौजूद रहे हैं, अपने सवाल से अपनी राय से हमें आगाह किया है। तो नाजरीन, अब कराची वालों के लिए तो अच्छी खबर है क्योंकि यहाँ पर चोरों और बदमाशों की अब खैर नहीं है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन छीनने या फिर डकैती के वाक़यात में नुमाया कमी का इम्कान है। सिंध हुकूमत ने कराची को महफूज बनाने का प्लान बना लिया है। सेफ सिटी मनसूबे के लिए 3 अरब रुपए से ज़ायद की खतीर रकम जारी कर दी है। अब होगा ये कि हर जगह कैमरे लगेंगे और एक मुनज़्ज़म निज़ाम से शहर की मॉनिटरिंग मुमकिन होगी। सेफ सिटी मंसूबे का पहला मरहला 1 साल में मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। इस मंसूबे की तकमील से जुराइम की शरह में बतदरीज कमी और खात्मे में मदद मिलेगी। मुराद सोनी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, जिन्होंने कम्युनिटी पुलिस और CPLC के हवाले से अपना भरपूर किरदार भी अदा किया है और इस रकम से पहले ही उनकी ज़ाती काविशों से कराची के कई थानों की हदूद को कैमरों से कवर कर लिया गया था। तो मुराद साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, जस्टिस ऑफ पीस में है। अस्सलाम वालेकुम मुराद साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया मुराद साहब आपके वक्त के लिए, और इसमें तो बल्कि पहले आपको मुबारकबाद बनती है कि आपकी काविशें, कोशिशें कि जिसमें आप लोगों ने पहले छोटे लेवल पर काम शुरू किया और अब सिंध हुकूमत भी इसमें तवज्जो दे रही है और अब ये कैमरे नस्ब करने का फैसला किया गया है। तो आपके ख्याल में कितना बेहतर और अच्छा फैसला है? देखिए, इस कंट्री में नहीं, दुनिया की किसी भी कंट्री में आप जाएं, सेफ सिटी के अलावा किसी कंट्री का कोई हल भी नहीं है ना। आपको अगर स्ट्रीट क्राइम रोकना है तो आपको इसके अलावा आपको कोई चॉइस ही नहीं है। तो हम 3 साल से हम लगे हुए हैं कि हमारे 9 दफातर हमारे 9 थानों को हमने कैमरे लगा दिए, 6 थाने हमारे इसी जून में बन जाएंगे। तो हम तो जा ही रहे हैं। हमें तो पता है कि इस मसले का, स्ट्रीट क्राइम का हल एक ही है। जब आप दुबई की बात करते हैं ना, क्या दुबई में देखो यार, दुबई में एक ही चीज़ है ना, दुबई का मैकेनिज्म क्या, कैमरा है। वहाँ पे एक खौफ है कि मैं कुछ काम करूँगा गलत, गैर कानूनी हरकत करूँगा, पकड़ा जाऊँगा। बिल्कुल ऐसा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। क्यों? कि हमारे यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है। टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल ना सिर्फ दुबई में, यूरोप में भी किया जा रहा है। आप देखें ना, ट्रैफिक कवानीन में भी कैमरों का इतना इस्तेमाल है कि अगर किसी ने कुछ ऐसा किया, ओवर स्पीडिंग भी किया, तो कैमरे में उसकी पिक्चर आ जाएगी। अब जो कराची में ये फैसला किया गया, हमने ये देखा है माजी में बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं, मसला क्या निकलता है जी, कैमरा बंद था या कैमरा बंद कर दिया गया था। कैमरे लग जाते हैं, उसकी मेंटेनेंस पे फिर कोई काम नहीं होता। और शहर भी आपको पता है अच्छा खासा बड़ा छोटा सा शहर नहीं है, कुछ थानों को कवर करना बड़ा आसान है, लेकिन इस पूरे शहर को कवर करके मॉनिटरिंग करना, मेंटेनेंस करना कितना मुश्किल है। सबसे मुश्किल काम यही है। कैमरा लगाना बहुत ईजी है, इसको मेंटेनेंस करना हो। देखिए, हमने 3 साल में क्या किया है। हमारे कोई भी आप कैमरे में चले जाएँ, हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट नॉर्थ नवाबाद में था, फिर नाजमाबाद, अजीज़ाबाद, गुलिस्तान, जौहर, इधर हम सब जगह लगाते गए। अब उसमें सिर्फ क्या है कि मेंटेनेंस जो है ना, अपने लोकल कम्युनिटी के हवाले किया हमने सरकार के हवाले नहीं किया है। यकीनन हमारे सारे कैमरे जो है थाने में हैं, लेकिन मेंटेनेंस वहाँ की लोकल कम्युनिटी करती है। उसका भी तरीका हमने मैकेनिज्म ये बनाया है, आउटसोर्स किया हुआ है। जब आउटसोर्स हो जाएगा तो कैमरे मेंटेनेंस होते रहेंगे आपके। तो अभी सोनी साहब थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि ये जो भी फैसला हुआ है, तनसीब अब कैमरों की होगी, हमारे नाजरीन के लिए बताइएगा कि अब इसकी मॉनिटरिंग किसके हवाले की जाएगी और ये किस तरह मुमकिन हो पाएगा कि जिस मकसद के लिए लगाए जा रहे हैं वो मकसद भी पूरा हो। देखिए, जो जितनी मेरी मालूमात है कि ये पहले फेज़ में जो ये कर रहे हैं वो एक रेड जोन को लिया हुआ है और उन्होंने शारे फैसल को लिया हुआ है। पहला जोन ये वो यही कर रहे हैं। ठीक है। अब लेकिन देखिए, मैं इस पर असल जो ज़रूरत है ना स्ट्रीट क्राइम की, वो तो आम लोगों को है। आम लोग जो है, आप देखिए, जो न्यू कराची, नॉर्थ नवाबाद, नाजमाबाद, लियाकताबाद, लांडी, कोरंगी, उन इलाकों में रहते हैं जहाँ पे स्ट्रीट क्राइम की शरह सबसे ज़्यादा है। अब जो हमने, अगर आप इस कराची को अगर आप देखें तो 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो बहुत डिस्टर्ब है। एक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, एक डिस्ट्रिक्ट ईस्ट। मैं स्ट्रीट क्राइम के हवाले से बात कर रहा हूँ। किसी भी क्राइम में आप देखें, और कराची के 40 थाने हैं। अच्छा, इस रूट पर यकीनन देखिए, हम तो एक अच्छा काम, एक अच्छा इकदाम हो रहा है, हम उसकी तारीफ़ भी करते हैं।
लेकिन मैं ये समझता हूँ उसके साथ को भी हिट करना चाहिए था, उन इलाकों को भी लेना चाहिए जहाँ स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा है। तो वो तो आई थिंक सो आहिस्ता आहिस्ता ही कवर करेंगे, रेड जोन से उन्होंने स्टार्ट किया। लेकिन सोनी साहब, इसमें उनके हमने माजी में ये देखा कि कैमरों की जो विजिबिलिटी है वो इस किस्म की होती है कि इतनी ब्लर होती है कि किसी चोर की बाइक की नंबर प्लेट तो हम पढ़ नहीं सकते। तो अभी अब ये जो कैमरे लगाए जा रहे हैं किस क्वालिटी के हैं, टेक्नोलॉजी वाइज कितने एडवांस हैं, कहीं से इंपोर्ट कराए गए हैं, क्या इनकी लागत है, इस हवाले से भी खबरें सामने आनी चाहिए, ज़ाहिर है आवाम को पता होना चाहिए। नहीं देखिए, जो हमारी मालूमात है इसमें नो डाउट कि जो कैमरे लगा रहे हैं 12 मेगापिक्सल के कैमरे लगा रहे हैं। अच्छा, वो सिस्टम वही है जिनके अपना केबल वो डाल रहे हैं, जिससे हमने अपना केबल डाला हुआ है, केबल भी वो अपना लगा रहे हैं। देखिए, हम तो अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, हमारा तो अरबों का प्रोजेक्ट नहीं है। हम तो एक ऐसे बिजनेस में लगा लेते हैं। हमारा भी प्रोजेक्ट अगर एक थाने में हम जाते हैं तो 8 से 10 मिलियन का खर्च होता है अपना केबल डालना। और वो कैमरे जो जिस तरह आपने कहा कि ना सिर्फ नंबर प्लेट होती है बल्कि उसका चेहरा भी वाज़ेह नज़र आ रहा होता है। और हमारे ही कैमरे से 100 से ज़्यादा केसेस पकड़े गए हैं इस शहर में, 100 से ज़्यादा। अच्छा, चूंकि आप ये काम करते ना यार, अब सिंध हुकूमत भी ये काम कर रही है, आपके ख्याल में इस पूरे शहर के लिए कितने कैमरे चाहिए होंगे? अच्छी खासी तादाद चाहिए होगी। देखिए, कम से कम अगर हम लिमिट लगाए ना, कम से कम जो हमारे बजट भी देखें तो मैं समझता हूँ अगर एक थाने के अंदर 200 कैमरे लगा दिए जाए ना, जदीद कैमरे, तो मैं समझता हूँ कि 60-70% तो आपका स्ट्रीट क्राइम खत्म हो जाएगा। हमारा 100 थाने हैं तो 20,000 रुपये, अगर 20,000 कैमरे लग जाएँ। देखिए, इसका एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए। हम ये बोलते हैं कि आप थाने के लेवल पे रखें, थाने को मजबूत करें। सही। हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे इतना बड़ा एक IT सिटी बना दिया, सारे कैमरे लगे, पता ही नहीं है। थाने जो होता है ना, थाने के अंदर SHO होता है, पुलिस होती है, मालूम होता है कि ये लड़का है, ये आदमी है, ये बंदा है। हम इसीलिए थाने के लेवल पे जाते हैं। हम कहते हैं कि अगर क्राइम खत्म करना है तो आप थाने को मजबूत करें, वहाँ कैमरे लगाएं, जदीद कैमरे लगाएं, मॉडर्न पुलिसिंग की तरफ जाएं। मॉडर्न पुलिसिंग की तरफ हम क्या कर रहे हैं कि जिस तरह हम करने जा रहे हैं, आप देखिएगा, अब हमने एक NPR कैमरे लगा रहे हैं जो इंशाल्लाह पुलिस की मदद से कनेक्टिविटी हो जाएगी हमारी इसी हफ्ते में। अब NPR कैमरे का मकसद सिर्फ नंबर प्लेट देखेगा और रियल टाइम बता रहा होगा कि गाड़ी चोरी में कि नहीं है। इस टेक्नोलॉजी की जरूरत है जी, ये टेक्नोलॉजी की जरूरत है। आप लोगों ने कहाँ से ली टेक्नोलॉजी? नहीं, हमने देखी कैमरे की जो जिस कंपनी में ये हमारी सिंध गवर्नमेंट कर रही है, इंपोर्ट कराएं या फिर अवेलेबल है? नहीं, कंपनी है ना, हिकविजन, ठीक है, एक बहुत बड़ी कंपनी है। हम उनके साथ हम काम कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर हमने उन्हीं से लिया, पुलिस के साथ मिलकर काम किया। अब जो एक और वो हमें सॉफ्टवेयर दे रहे हैं कि एग्जाम्पल एक गाड़ी है ABC 1 2 3। अब हमारे आइंदा इस 2 दिनों में, मतलब इस महीने में हम 2000 कैमरे कराची में लगा चुके होंगे। 1200 है हमारे, 600-700 और लग रहे हैं हमारे। आपने गाड़ी नंबर ABC 1 2 3 डाला, ये इस कराची में कहीं से भी मूव की होगी ना, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग आपके पास आ रही होगी। अच्छा, जबरदस्त, ये टेक्नोलॉजी है ना, ये टेक्नोलॉजी। अब ये तो अभी कुछ सिंध हुकूमत ने आप लोगों से रब्ता किया है, मतलब कोलैबोरेशन उस तरीके से आप लोगों से वो करने की कोशिश की है? उनके ज़ाहिर आपका एक्सपीरियंस इस मामले में ना? नहीं, देखिए, हमारे तो पुलिस के साथ है ना। देखिए, हम तो थाने लेवल पे जा रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम भी दुनिया घूमते हैं, हमें ये सब चीज़ नॉलेज कहाँ से आती है? हमारे तो काम नहीं है ना, हमारा कारोबार है। आपका CPLC में किरदार भी रहा है, फिर आपने थाने के लेवल पे काम किया है, तो जाहिर है आप लोगों से भी एक्सपीरियंस ही अगर शेयर करा लिया जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। हम इसीलिए हम जब पुलिस लेवल पे, IG लेवल पे, एडिशनल IG लेवल पे हम बताते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हम यूज़ करें जिससे स्ट्रीट क्राइम खत्म हो सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी मैंने कहा ना, अभी देखिए पुलिस की मदद से एक हफ्ते में जैसे हमारा ये लॉन्च हो जाएगा, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ NPR कैमरा। फिर सेकंड फेज में वही मैं आपको कह रहा हूँ कि गाड़ी का नंबर, कि अगर बंदा अगवा हो जाता है, किसी को हिट कर देता है कि गाड़ी निकली कहाँ से। अब हमारा न्यू सब्जी मंडी सुपर हाईवे पे कैमरे लगे हुए 180, अब वहाँ से चलते हुए आए, फिर नाजमाबाद, नौरनाबाद, अजीज़ाबाद, सोजल बाजार, नेपियर, फिर हमारा DHA पूरा आ रहा है, डिफेंस थाना लगा दिया, गिजरी लगा दिया, साहिल की ओपनिंग है 3 दिन के बाद। अब ये सब चीज़ें जो है ना, लाइन से हमारे 15 थाने बन रहे हैं। सही। तो वो एक गाड़ी ने निकलना, कहाँ से निकलना है? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, अब बात है कि खबर तो बहुत अच्छी है, हम उसकी तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इस खबर के सम्राट जो हैं वो आवाम तक हमें कब तक पहुंचते हुए नजर आएंगे? नहीं, देखिए, हमारे पास है ना, हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं है कि भाई हम पहले एक बजट पास करेंगे, फिर हम एक अप्रूवल के लिए देंगे, फिर इसके अंदर 10 चीज़ें आ रही होंगी। हम तो एक बिजनेसमैन है ना, हम एक कारोबारी लोग हैं। हमने जितने भी प्रोजेक्ट किए, टू से कि अगर सिंध हुकूमत ने अब ये इनिशिएटिव लिया और पहले मरहले में रेड जोन और ये कैमरे आ रहे हैं और इसकी तकमील आहिस्ता आहिस्ता होगी, आपके ख्याल में पूरे शहर को कवर करने में कितना अरसा लग जाएगा? मैंने आपसे ये कहा कि देखिए, लगने के तो उनके ऊपर है, डिपेंड करता है। आप हमसे कहें मुराद साहब आपके टारगेट में क्या है? हमारा टारगेट ये कि 40 थाने हम अगले साल कर चुके होंगे। हम तो अपनी बात कर सकते हैं, हमें तो बजट, हमें तो आपके एक्सपीरियंस के नहीं, असल में क्या, देखिए मैंने क्या, हम पिछले 5 साल से सुन रहे हैं ना, 6 साल से सेफ सिटी, 6 साल के बाद एक पहला प्रोजेक्ट आ गया कि भाई 2000 कैमरे लग रहे हैं।
सही। ये तो सिंध गवर्नमेंट के हाथ में है ना। चले जी, हम यही तवक्को करते हैं, अल्लाह करे कि जी जितनी जी जल्दी नहीं हो सके होना इसको चाहिए, मुकम्मल शेयर के करें। लिए एक अच्छी चीज़ है। हाँ, इकोनॉमिक हब है और यहाँ पर जितना ज़्यादा अमन हो उतना ही बेहतर है, क्योंकि रेवेन्यू सबसे ज़्यादा जनरेट करता है ये शहर, यहाँ सारा कारोबार होता है। बहुत शुक्रिया सोनी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। अभी नाज़रीन प्रोग्राम में एक वक्फा शामिल करते हैं, स्टे विद अस। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान में अब खेलों की सरगर्मियां अपने उरूज पर हैं। 15 साल बाद कोई इंटरनेशनल लेवल की वॉलीबॉल टीम पाकिस्तान आई है। गुज़श्ता रोज़ पहली बार ऑस्ट्रेलिया और वॉलीबॉल की टीम पाकिस्तान आई और मेहमान टीम आज पहला मैच पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम के साथ याकत जिम्नेजियम में खेलेगी। यहाँ पर सीरीज़ का दूसरा मैच 29 मई और तीसरा 30 मई को होगा। पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम की क़यादत मुराद जहां कर रहे हैं। पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन के चेयरमैन चौधरी याकूब हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं कैप्टन है पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम के मुराद जहां साहब। अस्सलाम वालेकुम मुराद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बहुत अच्छी और हौसला बुलंद करने वाली न्यूज़ है कि पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा भी दीगर खेलों पर तवज्जो दी जा रही है और फिर इंटरनेशनल टीम्स की पाकिस्तान आमद, इससे भी ज़्यादा खुशी की खबर है। हम चाहेंगे पहले आप ये बताएं कितने अरसे बाद कोई बैनुल-अक़वामी वॉलीबॉल टीम पाकिस्तान आई हुई है और बतौर कैप्टन आप मुकाबले के लिए मेहमानों की आमद पर कितना खुश हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद कोई हमारे मुल्क में इंटरनेशनल इवेंट्स हो रही हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया तो फर्स्ट टाइम हमारी हिस्ट्री में वो पाकिस्तान का विज़िट कर रही है और ऑस्ट्रेलिया की बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइड है, बहुत अच्छी टीम है। हमें ज़ाती तौर पर बड़ी खुशी है क्योंकि ये जो प्रिपरेशन मैचेस हैं ये आगे जाके एवीसी कप में हमें बड़ी हेल्प करेंगे। अच्छा मुराद, पाकिस्तान में वॉलीबॉल का मुस्तकबिल कैसा आप देखते हैं? मुझे याद है कि 90 की दिहाई में हम जगह जगह रात को वॉलीबॉल मैचेस देखते थे। कराची में साहिल पर भी वॉलीबॉल मैचेस होते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ वॉलीबॉल भी गायब हो गई और उसके मैचेस भी कम हो गए। इसकी वजह क्या है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में वॉलीबॉल का मुस्तकबिल इंशाल्लाह बहुत रोशन है। जिस तरह से कुछ सालों में हमारे ऊपर थोड़ा बहुत काम हो रहा है और हमारी टीम इम्प्रूव कर रही है, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए हमारा फ्यूचर बड़ा ज़बरदस्त है। आपने पर्टिकुलरली कराची की बात की तो मैं उस पर ये ऐड करूँगा कि अभी भी अगर आप KP के और पंजाब की किसी भी साइड पे चले जाएं तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा जगहों पे नेट लगे नज़र आएंगे और पब्लिक क्राउड में, मतलब आप समझ सकते हैं कि एक तरह की दीवानी है। आप कौमी टीम के कैप्टन हैं और आप पूरी टीम को लेकर चल रहे हैं। क्या समझते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं या फिर मज़ीद क्या होनी चाहिए? क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों को हमेशा नज़रअंदाज किया गया है, आपकी इस पर राय क्या है? हाँ जी बिल्कुल, वॉलीबॉल भी बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है और हमें भी दूसरी गेमों की तरह ये शिकवा है कि सिर्फ क्रिकेट को ही ना प्रमोट किया जाए। दूसरी भी जो गेमें हैं वो भी इसी मुल्क के लिए हैं, इसी मुल्क के नाम पे हैं और प्लेयर भी इसी मुल्क की इज्जत के लिए खेलते हैं। एफर्ट्स अभी जो है गवर्नमेंट की तरफ से मतलब इतनी हौसला अफजा नहीं है, मज़ीद होनी चाहिए ताकि हमें फंड्स अवेलेबल हों, हम जाके बड़े बड़े इवेंट्स में जाके शिरकत कर सकें और बड़ी बड़ी टीमों के साथ ट्रेनिंग टूर। प्लेयर्स और नए बच्चे जो वॉलीबॉल के शौकीन हैं और वो आगे आना चाहें तो उनके लिए क्या कोई फ्री क्लब्स हैं या उनके लिए क्या गाइडलाइंस हैं आपके ख्याल में? हाँ जी बिल्कुल, थ्रू आउट द KP के और पंजाब में तो हमारे यहाँ क्लब सिस्टम ही है। गांव में हर गांव में तकरीबन 8-10 जगहों पे नेट लगे हुए होते हैं जिसमें फ्री चलते हैं। हमारे जो एक्स हैं या कोचेस हजरात हैं उन्होंने सारी चीज़ें अरेंज की हुई है। अकेडमीज भी अगर कोई काम कर रही है मुराद तो जहां, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, ऑल द बेस्ट। आप ऐसे ही खेलते रहें और इंशाल्लाह वॉलीबॉल का मुस्तकबिल भी पाकिस्तान में रोशन है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब जनाब आ जाते हैं एक अहम मौजू पर जो कि है गर्मी का मौजू, जो कि आजकल हर किसी का मसला है। सिंध और पंजाब इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है। रवां हफ्ते शायद पूरे साल का गर्म तरीन हफ्ता हुआ और शदीद हीट वेव का खदशा भी मज़ीद कहा जा रहा है कि है। इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान के 2-3 सूबे यानी सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान शदीद मुतासिर है, बल्कि पूरा हिंदुस्तान भी शदीद मुतासिर। अलबत्ता आज शाम से साउथ इंडिया और मुंबई में बारिशें शुरू होने का इम्कान है, जिससे वहाँ गर्मी की शिद्दत में कमी आएगी और हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि हवा का रुख कुछ तब्दील होने के साथ ही महाराष्ट्र के बादल गुजरात के रास्ते सिंध में दाखिल हो जाएँ और हम पर भी कुछ रहमत का नुज़ूल हो जाए। मौसम शदीद गर्म हो तो ज़ईफ़ अफराद के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। पानी की कमी से
तमाम उम्र के अफराद मुतासर हो सकते हैं। डिहाइड्रेशन के केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है। इस शदीद गर्म मौसम में खुद को कैसे महफूज रखना है, इसी पर हमने बात करनी है। और इस पर बात करने के लिए इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं मेडिकल ऑफिसर हैं JPMC के कैंसर वार्ड के, जनरल प्रैक्टिशनर हैं डॉक्टर उमैर रहमान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उमैर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा, मैंने पूरी तमहीद बांधी है कि क्या सिचुएशन है गर्मी को लेकर, तो मुझे बताएंगे अस्पतालों में क्या सूरत हाल है? देखिए, अस्पतालों में और क्लिनिक्स में इस वक्त, क्योंकि ये जो इस मंथ में हम इतनी गर्मी एक्सपेक्ट नहीं करते, यूजली इस तरह का टेम्परेचर माजी में अगर देखा जाए तो जून और जुलाई के बाद मिलता था। क्योंकि मई में ही इतना हाई टेम्परेचर मिल रहा है, तो हीट वेव बिल्कुल कराची में आ गई है। हीट वेव कराची में लोगों को मुतासिर कर रही है, लोग हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं, लोग एक क्रिटिकल सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं। ख़ास तौर पे जो मज़दूर तबका है जी जी, उस पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो हीट स्ट्रोक में पेशेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, अब क्या है कि इसमें यूजली इसको एक समझने की ज़रूरत है। अब ये हीट स्ट्रोक है क्या, क्योंकि इसमें एक वर्ड स्ट्रोक का भी यूज़ होता है। अब अक्सर क्या होता है कि स्ट्रोक का स्ट्रोक, तो बेसिकली जो स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं वो बेसिकली सारे हीट स्ट्रोक में आपको मिल रहे होते हैं। क्या है कि स्ट्रोक का ताल्लुक है आपके ब्रेन से। अब आपके ब्रेन में है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आपकी पल्स को, आपके टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। जब गर्मी की शिद्दत बढ़ती है, जब टेम्परेचर 103 फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है, तो हाइपोथैलेमस अपना काम करना छोड़ देता है या अपने काम से करने से मुतासर हो जाता है। जिसकी वजह से अब आप इस तरह से अंदाज़ा लगाएं कि अगर बहुत गर्मी होती है तो क्या होता है, स्वेटिंग होती है आपकी। जब स्वेटिंग होती है तो आपकी बॉडी को एक कूलिंग इफेक्ट मिलता है। बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो आपको शिवरिंग होती है, उस शिवरिंग से आपको एक गर्मी की वो फीलिंग महसूस होती है। अब जब बहुत ज़्यादा गर्मी है और हाइपोथैलेमस अपना काम करना छोड़ रहा है, टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर रहा है, पल्स मेंटेन नहीं कर रहा है, तो आपकी बॉडी अपने स्वेट ग्लैंड्स में भी प्रॉब्लम करती है और स्वेट रिलीज़ करना भी छोड़ देती है। तो अब बॉडी का टेम्परेचर तो आपकी बॉडी से निकल नहीं रहा, बॉडी का टेम्परेचर अंदर ही अंदर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपकी स्वेटिंग भी रुक रही है, जिसकी वजह से एक हीट स्ट्रोक, जिसमें चांसेस ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसमें हमें नॉर्मल स्ट्रोक में भी दिखता है भाई लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया, बेहोशी हो गई। बॉडी का टेम्परेचर अगर आप नोट करेंगे तो उस वक्त आपको 40 या 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा मिलेगा या 103 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा मिलेगा। आपकी पल्स जो है वो 105, 110 से अबव एक्सीड कर जाएगी। और ये सारी जो कंडीशन से सारे सिम्टम्स जो हैं ये जानलेवा साबित होते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को गर्मी से बुखार भी हो जाता है। बिल्कुल, मैं चाहूँगी उस पर थोड़े सा आप मुझे बताइएगा कि उसके पीछे रीजंस क्या होते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि क्योंकि टेम्परेचर 103 फ़ारेनहाइट और 40 डिग्री सेल्सियस से अबव हो जाता है, तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी गर्म पड़ जाती है, आपकी बॉडी से हीट जनरेट तो हो रही है। आई मीन टू से कि ये कितना ज़्यादा हो सकता है कि जिसमें हमें बहुत सीरियस हो जाने की ज़रूरत है? अगर 40 से अबव आपका टेम्परेचर जा रहा है तो बस ये एक बहुत ख़तरनाक अलामत है। और उसमें आपको सबसे पहले तो ये करना है कि अगर आपकी जो बॉडी सरफेस है आपने उसको जितना एक्सपोज कर सकते हैं वो करें। अब जाहिर सी बात है कि हमने एक उसमें देखा है पेशेंट के उसमें कि मेल ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं क्योंकि वो गर्मी में ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो उस पर इस कंडीशन में आप क्या करें कि आप सबसे पहले तो एम्बुलेंस कॉल करें। जब तक एम्बुलेंस नहीं आ रही है आप पेशेंट को एक्सपोज करें, उसकी स्किन को एक्सपोज करें। कुछ ठंडे पानी की पट्टियाँ भी करना, मैं उस पर आता हूँ। और सबसे पहले आप स्किन एक्सपोज करें। नंबर 2, अब आप उस पर पानी, ठंडे पानी जैसा आपने बताया कि वो आप इस्तेमाल करें। और वो पूरी ऐसा नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं सर पे पानी डाल रहे होते हैं, खाली सर पे नहीं, पूरी बॉडी। दरअसल आपकी स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन योर बॉडी। अब अगर हीट स्ट्रोक से अगर बॉडी अफेक्ट होगी तो पूरी बॉडी अफेक्ट होगी। आप उसको ठंडे पानी से वो करें, कोशिश करें अगर बर्फ़ का इंतज़ाम कर पाएँ तो वो एक्सटेंसिव सर्फेसिस में यूज़ करें, जैसे नेक हो गया, आपकी बगल हो गई, यहाँ पे आप बर्फ़ का इस्तेमाल करें। और कोशिश करें कि अगर वो होश में है तो उसको आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं यहाँ थोड़ा सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक चीज़ और भी मैं ऐड करना चाहूँगी। मैंने ये देखा है गर्मियों में स्पेसिफिकली जो लोग बाहर से आते हैं फ़ौरन से शावर लेने चले जाते हैं, और कुछ लोग इसको बहुत डेंजरस कहते हैं कि जी ठंडा गर्म हो जाता है, एकदम नहीं नहाना चाहिए, एकदम ठंडा पानी, बिल्कुल यक ठंडा चिल पानी नहीं पीना चाहिए। इस पर क्या मेडिकली ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिस पे हम बात करें, मगर हाँ ये आप ज़रूर करेंगे कि अगर एकदम टेम्परेचर चेंज जो होता है वो बॉडी के लिए इतना अच्छा नहीं होता। जाहिर सी बात है आप एकदम बहुत शदीद गर्मी में हैं और एकदम आप एसी के कमरे में चले जाएं तो हाँ आपकी बॉडी इतनी जल्दी इसको रिस्पॉन्ड नहीं करती है, एकदम इसको बॉडी, आपकी बॉडी इतनी जल्दी इसको रिस्पॉन्ड नहीं करती इस टेम्परेचर को। तो हाँ उससे नोजिया, वॉमिटिंग और स्लाइट फीवर तो हो सकता है, मगर ये कोई खतरनाक अलामत नहीं है, मगर हाँ इग्नोर करना चाहिए इस कंडीशन। अच्छा, अब ये जो ठंडा यख पानी पीना है, क्या ये भी इसमें भी कोई मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई एविडेंस ऐसा नहीं है कि अगर आप
ठंडा चिल पानी पी रहे हैं गर्मी में तो उससे कोई नुकसान होगा या उससे कोई वॉमिटिंग होगी या उससे कोई फीवर होगा, इसका कोई एविडेंस अच्छा, नहीं अब है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जब आप शावर लेने जाएं तो आप कोशिश करें कि पहले सर गीला ना करें, आप पहले पाँव गीले करेंगे। मिथ्स हैं ये सब मिथ्स हैं, इनका कोई इससे कोई हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है, ज़ाहिर है ना, लोगों का जानना वरना पता नहीं लोग किस किस तरह की एहतियात बताते हैं जो कि इस मौसम में करनी चाहिए। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो सर गंजा करवा लेते हैं कि जी गर्मी बहुत लगती है और ना मैंने तो सर गंजा करवा लिया तो मुझे बड़ा रिलीफ फील हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं जी डायरेक्ट धूप लगती है। अब मैं बहुत सारे बच्चों को देखती हूँ जो कि बाइक्स पे जा रहे होते हैं, जिनके सर गंजे होते हैं और डायरेक्ट धूप उन पे आ रही होती है, तो क्या ये भी मतलब ज़ाहिर है एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है? हेयर एक प्रोटेक्टिव बैरियर है आपकी बॉडी में, जहाँ जहाँ बाल अल्लाह ताला ने आपको दिए हैं वहाँ वहाँ वो एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप सर की बात करें तो सर में भी आप बाल हैं तो वो एक तरह से आपको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचा रहे हैं आपकी स्किन को। आपको शायद ये पता हो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर वन ऑफ द कॉजेज ऑफ स्किन कैंसर, ठीक है। तो अगर ये आप इस बेसिस पे कर रहे हैं कि आप उसको गंजा कर दें ताकि आपको ज़्यादा ठंडक मिले, तो ये एक तरीक़ेकार सही नहीं है। आई थिंक बालों का एक रीज़न है, बाल सर में होने का एक रीज़न है, वो ये रीज़न यही है कि वो एक प्रोटेक्टिव बैरियर है आपकी स्किन में। तो ये बिल्कुल एक गलत तरीका है कि आप जैसी गर्मी आई आपने अपने आप को गंजा करवा लिया इस सोच के साथ कि नहीं वो गर्मी मुझे कम लगेगी। ऑब्वियसली गर्मी आपको कम लगेगी क्योंकि आप डायरेक्ट एक्सपोज हो रहे हैं, मगर फिर आपको सर्दी भी, अगर सर्दी होगी सर्दी ज़्यादा लगेगी और गर्मी है तो गर्मी भी ज़्यादा लगेगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप सूरज में जाएंगे तो आपकी स्किन डायरेक्ट एक्सपोज है, स्किन डायरेक्ट एक्सपोज है तो उसमें फिर गर्मी भी ज़्यादा होगी, ठंडक का तो मामला नहीं होगा। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और भी है, चूँकि ज़ाहिर है आप जनरल प्रैक्टिशनर भी हैं, मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ, बहुत को सर में दाने निकल आते हैं गर्मी से, स्वेटिंग से, और उनको नहीं समझ आता कि इस पर क्या करें। कभी वो कोई ऑयल यूज़ करते हैं, कभी कोई ऑयल यूज़ करते हैं, और उससे ठीक होने के बजाय वो बढ़ते हैं। और वो इस किस्म के दाने भी होते हैं कि ना सिर्फ आपके सर में होते हैं बल्कि आपके हाथों पैरों पे, आपकी बॉडी पे होते हैं, और उनसे जो पानी रास्ता है वो जहाँ जहाँ लगता है वहाँ भी दाने निकल आते हैं। देखें, गर्मी दाने इस सीज़न में बहुत कॉमन है। अच्छा, गर्मी दानों का ताल्लुक आपकी सफाई से बहुत ज़्यादा है। अब क्या होता है कि आप पूरा दिन पसीने में लथपथ रहें और आप गए रात को और आप जाके घर पे जाके सो गए, उसी पसीने की हालत में आपने बस कपड़े चेंज कर लिए। अब वो पसीना जो आपकी बॉडी में जज्ब होता रहता है, फिर वो एक सिस या दानों की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो इसमें सबसे अच्छा रोल तो ये है कि आप ऑयलिंग करें। ऑयलिंग करना कोई बुरी बात नहीं है, अगर आपके सर पे दाने हैं आप उसको ऑयलिंग करें। कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल जो है उस पर बड़ा मुफीद साबित हुआ है। मगर आप सबसे पहले इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है वो सफाई का है। अगर आप इतनी गर्मी है, आप बहुत ज़्यादा स्वेट कर रहे हैं, तो ये आदत बनाएं कि आप घर जाके एक शावर ज़रूर लें। अगर आप इसमें सफाई सुथराई का ख्याल रख रहे हैं तो मेरे हिसाब से कोई गर्मी दाने आपको नहीं होंगे। अगर हो रहे हैं तो बिल्कुल आपने जिस तरह बताया कि लोग डिफरेंट ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, कोकोनट ऑयल गर्मी दानों में बहुत मुफीद मुफीद होता है। अच्छा, अब आ जाते हैं उन चीज़ों पर जो कि हमें मतलब जिनका इंटेक हमें बढ़ाना है इस गर्मी से बचने के लिए। कुछ लोग लेमन वाटर बहुत ज़्यादा पीते हैं, कुछ लोग ज़ाहिर है वैसे तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे फ्लेवर्ड जूसेस आ चुके हैं जिनको कि मिक्स करके पिया जाता है। आपके ख्याल में बेहतर क्या है, सादा पानी, नींबू पानी का इस्तेमाल ज़्यादा? कुछ लोग आपको पता है कि वो वाला पानी भी बनाते हैं जिसमें वो क्यूकम्बर और ये मिंट वगैरह डिप करके रख देते हैं जी, इससे हमें काफ़ी बूस्ट मिलता है। आपके ख्याल में ड्रिंक्स किस तरह के ज़्यादा बेहतर हैं? जिन ड्रिंक्स का आपने नाम लिया ये सारी मुफीद हैं, बहुत सारी फ़ायदेमंद है। अगर आप लेमन वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी अच्छा है। आप ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी जिसको हम ORS के नाम से जानते हैं, वाटर की बात की है मैंने। अच्छा, वो भी बहुत अच्छा है। दरअसल इस टेम्परेचर में बॉडी को हाइड्रेशन चाहिए। अब वो किसी भी शक्ल में हो, इट डजंट मैटर। अब वो लेमन वाटर की शक्ल में हो, हम बहुत ज़्यादा मीठे का इस्तेमाल कर लेते हैं। देखें, लेमन वाटर बनेगा उसमें चीनी डलेगी। अगर आपको वैसे कोई फ्लेवर्ड मतलब ड्रिंक बनाएंगे उसमें भी शुगर इंटेक आपका बढ़ेगा। तो मेरा तो ख्याल है कि ज़्यादा बेहतर नींबू पानी या फिर नींबू पानी का मतलब है सिर्फ नींबू पानी। नींबू पानी का ये मतलब नहीं कि सिकंजबीन बड़ी पसंद करते हैं। नहीं, ये गलत है। आप नींबू पानी की बात कर रही हैं तो सिर्फ नींबू पानी तक ही रहें। हाँ, उसमें अगर अब आप शुगर डाल रहे हैं तो ये गलत है। ये तो आप उसको एक आर्टिफिशियल वो कह रहे हैं। नींबू पानी का असल फ़ायदा जो बॉडी में होता है, बिकॉज नींबू जो है वो एक एंटी बैक्टीरियल भी है, वो एंटी वायरल भी है, दोनों में काम करता है। अब आपने उसमें शुगर डाल दिया तो आपने उसको बेसिकली उसके असर को ही ख़राब कर दिया। आप नींबू पानी पिएँ, आप ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी लें। अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी है आप ORS का इस्तेमाल करें, ठीक है। आप डिटॉक्स वाटर का इस्तेमाल करें। बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें जो आपकी ओरल हाइड्रेशन को बढ़ा रही हैं,
इस गर्मी में सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आपकी हाइड्रेशन पूरी होनी चाहिए। कम पानी पीना, और बहुत से मैंने लोग देखे हैं कि वो क्या करते हैं कि वो प्यासे होंगे, प्यास लग रही होगी, मगर थोड़ा सा पानी पियेंगे फिर रख देंगे, या नहीं यार वो हमें वॉशरूम जाना पड़ेगा या यूरिन पास करने के लिए हमें जो है पे कोई वॉशरूम की सहूलत नहीं है। ये वजूहात की वजह से आप पानी नहीं पीते बहुत से लोग, ये गलत है, बहुत गलत है। और आपको मैं बताऊं, ये हीट स्ट्रोक की जो हमने बात की है, एक्चुअली हीट स्ट्रोक डायरेक्ट नहीं होता, उससे पहले एक स्टेप होता है, उसको कहते हैं हीट एक्सहॉस्शन। हीट एक्सहॉस्शन में क्या होता है, आपको एक वार्निंग सिग्नल देता है कि अब तुम्हें हीट स्ट्रोक होने वाला है, अब तुम सुधर जाओ, संभल जाओ। उसके सिम्टम्स क्या है? उसके सिम्टम्स में यही होगा कि आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, एक्सेसिव थर्स्टीनेस आपको फील होगी, नंबर 1। नंबर 2, एक्सेस स्वेटिंग आपको फील होगी। नंबर 3, नौसिया, और हो सकता है 1-2 आपको वॉमिटिंग्स भी हों। तो अगर ये तमाम सिम्टम्स हों और आपको लगे कि आपकी बॉडी कपकपाहट रही है, आपकी जो स्किन है वो एक बहुत ड्राई हो रही है, ज़बान बहुत ड्राई हो रही है, आप तो बस समझ जाएं कि आपकी बॉडी आपको वार्निंग दे रही है। कई दफ़ा लोग कहते हैं कि मैं जितना पानी पी रहा हूँ या पी रही हूँ, प्यास ही नहीं खत्म हो रही। एक्चुअली दिस इज अ साइन कि कुछ आगे अगर आप इसको अभी से और वैसे इसमें सिंपल वर्ड्स में ये भी होता है कि आपको यूरिन के कलर से भी आइडिया हो जाता है कि आपको कितना पानी पीने की ज़रूरत है। अगर वो बहुत ज़्यादा येलोइश है या ऑरेंजिश है तो दैट मीन्स कि आपकी बॉडी को इस वक्त पानी की ज़रूरत है। आप डिहाइड्रेटेड जो हैं होना बहुत ज़रूरी है कि मतलब हाइड्रेशन होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसकी तरफ मैं आ रहा था कि टाइम अब चूंकि बिल्कुल खत्म हो चुका है तो मैं चाहूंगी कि डॉक्टर साहब आप आपसे इजाजत दूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में और भी बहुत सारी बातें होंगी, इसी हवाले से होंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, क्योंकि मुझे कॉल आ गई है अब कि बस क्लोजिंग का वक्त हो गया है। तो नाज़रीन, होप्स हो कि आपको आज का शो पसंद आया होगा। तो आपने हाइड्रेटेड रहना है, डिहाइड्रेशन से बचना है, अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।